हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है हमारा नया चैप्टर जिसमें हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन और एंड सर्कुलेशन। दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? सो जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस है जनरली इसे ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। यस, सो ये तो हो गई एक आम बात, बट रेस्पिरेशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? ओके, सो रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहले रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें बायो इट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और कुछ केमिकल प्रोसेस साइमल्टेनियसली होने वाले हैं। ठीक है, और दैट्स वाई इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है, या फिर रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है एक ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है? सो इसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं C6H12O6, इसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। यस, सो ये हो गया है ग्लूकोज। सो इस ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसमें हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है? आफ्टर ऑक्सीडेशन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ मिल के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं वाटर के, और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं जनरेट। एटीपी मॉलिक्यूल क्या है? हमारा एनर्जी का सोर्स। ठीक है, सो इतना प्रोसेस याद अच्छे से समझ गया बच्चों। सो बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन के बारे में हम बोल सकते हैं कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, या फिर इसका होता है ऑक्सीडेशन, और हमें यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और 38 एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल मिलता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन के लिए क्या होना चाहिए, या फिर इसके लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस के या फिर कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें चाहिए? ठीक है, सो रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले हमें गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए कोई एक सिस्टम चाहिए होता है। सो गैसेस एक्सचेंज करने वाला एक सिस्टम हमें चाहिए। यस, इसके बाद में चाहिए होता है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जहाँ से हमें गैसेस मिल सकता है। इसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा सरफेस जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसे रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। ओके, सो बच्चों चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है ना। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमें एक गैस को इनहेल करना है और उसी टाइम पे दूसरे गैस को एक्सहेल यानी कि बॉडी से बाहर भेजना है। ओके, नाउ अभी इसके लिए जो हमें चाहिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस। ये रेस्पिरेटरी सरफेस का फीचर्स कैसे होने चाहिए? सो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, इसके फीचर में सबसे फर्स्ट आता है सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होना चाहिए। सेकंड आता है कि ये थिन होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जितना थिन है उतना अच्छा है। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मास्क को हमारे फेस पे बांधते हैं, मास्क एक मतलब इस तरह से बनाया हुआ मटेरियल होता है हमारे फेस मास्क का कि जो हमें रेस्पिरेशन के लिए या फिर ब्रीथिंग के लिए कंफर्टेबल होता है, बट इसके बदले में अगर आपने कोई जीन्स वगैरह जैसा मोटा सा कपड़ा अगर आपके चेहरे पे बांध दिया तो ऑब्वियसली ये आपको काफ़ी कुछ परेशानी दे सकता है। यस, सो इसलिए हमें जो हम सरफेस यूज़ करने वाले हैं फॉर द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ये थिन भी होना चाहिए प्लस हाईली वैस्कुलर होना चाहिए, यानी कि इस वाले सरफेस में बहुत सारा ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ब्लड का सप्लाई होना चाहिए, इसी को वैस्कुलर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है परमिएबल होना चाहिए गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, यानी जब इसमें से हमें गैस को बाहर डालना है या फिर उससे अंदर लेना है, ये परमिएबल होना चाहिए। इसने किसी भी तरह से ना इनहेल या फिर एक्सहेल करते टाइम कोई भी गैस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इतना सुटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ये मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट इन द सेंस कि अगर वो ड्राई है सो इजीली रप्चर हो सकता है या फिर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो दैट्स वाई जो हमारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए जो सरफेस चाहिए ये हमेशा मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा नम या थोड़ा सा गीला होना चाहिए। इसके बाद में हमें देखना है अभी गैसेस एक्सचेंज इन केस ऑफ प्लांट्स। हम
हमें तो पता है हम लोग तो सांस लेते हैं, बट प्लांट्स के बारे में क्या है, ठीक है। सो एक्चुअल में प्लांट्स भी जो है ये सांस लेते हैं, हमारी तरह ब्रीथिंग करते हैं। अब इसके लिए इनके पास जो ऑर्गन होते हैं डिफरेंट होते हैं। हमारे, क्या आप में से किसी ने देखा कि किसी प्लांट को नाक है? नहीं है, बिकॉज सांस लेने के लिए इन्हें नाक की ज़रूरत नहीं होती, इनके पास कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, सो जब प्लांट्स छोटे होते हैं उस टाइम पे एक लेंटिसल नाम का एक ऑर्गन या फिर एक पार्ट होता है जो इनकी कंप्लीट बॉडी पे प्रेजेंट होता है। देन सेकेंडली आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा प्रेजेंट होता है इनके लीफ सरफेस पे, जो कि हेल्प करता है इन्हें रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। नाउ ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है लीफ के ऊपर जो इनका एरिया प्रेजेंट होता है जो कि ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है, दैट इज स्टोमाटा। और इसका स्टोमाटा यानी एक छोटा सा एक ऐसा एरिया होता है जो ओपन या फिर जिसकी कुछ ओपनिंग होती है, ठीक है। और इस ओपनिंग को स्टोमेटल पोर कहा जाता है। स्टोमेटल पोर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट इससे ब्रीथिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके स्टेम की बात करें, सो यहाँ पे लेंटिसेल नाम के कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बार्क पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हेल्प करते हैं इनके रेस्पिरेशन के लिए। नाउ अभी हमें मेन पार्ट की तरफ देखना है हमारा, जो कि हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल। सो अभी रेस्पिरेशन इन एनिमल यानी इसमें हम लोग आते हैं इंसान। तो हमारा रेस्पिरेशन का सिस्टम क्या होता है? सो रेस्पिरेशन इन एनिमल अगर हमने प्लांट के साथ कंपेयर किया, सो हमारे पास जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, और प्लस इसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारा ये थोड़ा सा लार्ज भी होता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास जैसे कि अब हमारा जो बॉडी होता है ह्यूमन का या फिर किसी भी एनिमल का कम्प्लीटली डेवलप है, हर एक सिस्टम अलग होता है। दैट्स वाई जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है या फिर रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम बनाई हुई है, और स्पेशल सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या क्या और स्टडी करना है। नाउ कुछ हमें एक चार्ट दिया है जिसमें बताया गया है कुछ ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे रहते हैं और इनका रेस्पिरेटरी सरफेस या फिर इनका सांस लेने वाला ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके ऊपर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसको हमें अच्छे से स्टडी करना है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म, जिसमें है कुछ प्रोटिस्ट, कुछ स्पॉन्जेस, यानी कि ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं और इनका रेस्पिरेशन सिंपल इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ से होता है। उसके बाद में आता है कुछ फ्लैट वर्म्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं या फिर सेमी एक्वेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली इनका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है सॉरी। इसके बाद में आते हैं कुछ इंसेक्ट्स यानी जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है या फिर जो ज़मीन पे मिट्टी पर रहते हैं। सो ऐसे इंसेक्ट के पास एक ट्रकियल ट्यूब होती है या फिर कुछ स्पैरेकल्स होते हैं जिसको यूज़ करके रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद में आता है कुछ एरेचिनाइड्स, फॉर एग्जांपल स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं इसमें। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल या फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ही होते हैं और इनके पास बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में फ्रॉग्स वगैरह जो होते हैं ये एक्वेटिक एनिमल है, इनके एक्सटर्नल गिल्स इन्हें रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद में आता है कुछ रेप्टाइल्स सॉरी। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर कुछ बर्ड्स है या फिर कुछ और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनमें लंग्स प्रेजेंट है फॉर द रेस्पिरेशन। देन टर्टल जो कि अंडर वाटर प्रेजेंट है, इसको एक क्लोका नाम का एक ऑर्गन होता है इनमें जो कि इनको रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अभी हमें डिटेल में देखना है अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो ये रहा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमें दिखाता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है। सो जब हम सांस लेते हैं हम इंस्पिरेशन करते हैं, यानी सांस हम अंदर लेते हैं। सेकेंड पार्ट आता है एक्सपिरेशन, यानी जब हम अंदर वाला CO2 बाहर एक्सपेल करते हैं, दैट इज एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसमें होता है गैसेस का एक्सचेंज और इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहने वाला ऑर्गन होता है हमारे लंग्स। अभी लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को जो इनटेक लेते हैं ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन आगे हमारे ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने में ये हेल्प करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें एक आता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद में आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम
एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे हमारे जनरली लंग्स के ऊपर वाला जो एरिया है ये सब आता है अंडर द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे एक्सटर्नल लेयर्स, यानी कि जो हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखता है नोज का ये आता है, नेजल कैविटी आती है। फिर इंटरनल लेयर्स यानी कि ये जो हमारा नेजल एक वे होता है, इसका जो इंटरनल कैविटी होती है ये भी इसमें आता है। देन नासोफैरिंग्स है, नोज है, थ्रोट है, ये सब एसोसिएटेड इसके साथ जो भी स्ट्रक्चर्स है ये सब आते हैं अंडर द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास एक डायग्राम जो कि शो करता है कि हमारे लंग्स या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है। सो उसमें नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, माउथ, लैरिंग्स, ट्रकिया, यानी कि ये जो हाफ पोर्शन है लंग्स के ऊपर का ऑलमोस्ट ये सब आता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसके नीचे वाला जितना भी पार्ट है ये सब आता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं हम आगे। अभी हमें वन बाय वन इन सभी ऑर्गन्स का फंक्शन देखना है। द नेक्स्ट पार्ट इज, अभी जो जितना भी डायग्राम में लोअर वाला पोर्शन था ये सब कंट्रीब्यूट करता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। नाउ नोज, ठीक है, ये एल्वेलस हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अभी हम सीक्वेंस में जाने वाले हैं जिस तरह से देख पाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को। तो सबसे पहले इसमें आता है नोज। अभी नोज क्या होता है आप सबको पता है कि हमारी नाक, इसमें एक नोज में पेयर ऑफ स्लिट होता है या फिर ओपनिंग होते हैं जिसे हम एक्सटर्नल लेयर या फिर नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और यहाँ से होता है एयर का एंट्री। ठीक है, हमारा जो नोज होता है इसमें स्लिट होती है एक, और जिसके कारण नोज के दो पार्ट बने होते हैं, एक एक पार्ट को नॉस्ट्रिल कहा जाता है। इस नॉस्ट्रिल के हेल्प से हम बाहर का जो ऑक्सीजन या एयर होता है इसको इनहेल कर पाते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट नेजल कैविटी। इसमें दो नेजल कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट चेम्बर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो चेम्बर्स होते हैं इसको डिवाइड करने के लिए एक कार्टिलेज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसे कहा जाता है मेसेंथमॉइड कार्टिलेज, जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देन जो हमारा हर एक नेजल चेम्बर होता है ये फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, सो जो हमारा नेजल रीजन है इसको आगे 3 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है जिसको हमें वन बाय वन देखना है। सो सबसे पहले इसमें आता है हमारा वेस्टिब्यूल। यस, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? सबसे पहले ये है हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल, यानी नॉस्ट्रिल के बाद में सबसे पहले आने वाला जो पार्ट होता है ये है हमारे वेस्टिब्यूल। ये इट्स स्किन हैज़ हेयर फॉर फिल्ट्रेशन। हमारे नाक में जो अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है इसके इनसाइड कुछ हेयर का ग्रोथ होता है। सो इसकी जो स्किन है हमारे वेस्टिब्यूल की, इसके ऊपर कुछ हेयर का ग्रोथ होता है। इसका काम एक्चुअल में होता है कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, अगर इस एयर में कुछ पार्टिकल वगैरह है तो इसको फिल्टर करने का काम यहाँ पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये करते हैं। प्लस अगर कुछ डस्ट है या फिर कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल है इसमें, सो इसको ये यहाँ से फिल्टर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे कहा जाता है कंडीशनर या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। अभी यहाँ से एक्चुअल में हमारा सांस लेने वाला सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स स्टार्ट होते हैं। फिर अभी ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट है जिसे कंडीशनर कहा गया है, ये क्या होता है? सो ये एक थिन वॉल होती है, काफ़ी थिन वॉल होती है और हाईली वेस्कुलर होती है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? सो ये वाला जो कंडीशनिंग यानी जैसे कि हम रूम में अगर हम एयर कंडीशनर लगा रहे हैं, सो इसका काम क्या होता है कि जितना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चाहिए इसको ये मेंटेन करता है। उसी तरह से कंडीशनर क्या करता है, हमने जो इनहेल की हुई एयर है इस एयर को ये लिटिल बिट वार्म करता है, यानी थोड़ा सा गर्म करता है, और थोड़ी सी मॉइस्चर करता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर को ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। अभी ये ऑल्फैक्टरी एंड सेंसरी चेम्बर एक्चुअल में प्रेजेंट होता है हमारे CNS वाले सिस्टम में, जो कि हेल्प करता है हमें किसी स्मेल को रिकॉग्नाइज करने में। सो ये एक अपर मोस्ट पार्ट होता है जिसे ऑल्फैक्टरी लोब या फिर ऑल्फैक्टरी चेम्बर कहा जाता है। अभी इसको सराउंड या फिर इसकी जो लाइनिंग होती है इसको ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम कहा जाता है, और इसका फंक्शन होता है इसे स्मेल को डिटेक्ट करना है। ठीक है, सो इतना समझ में आया? ओके, सो अभी हमने क्या देखा है?
नोज के जो नेजल चेम्बर्स है इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। ये 3 रीजन्स कौन से होते हैं? वेस्टिब्यूल, देन रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर जिसे हम कंडीशनर बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी या फिर सेंसरी चेम्बर। ठीक है, अब इसके बाद में हमें आगे वाला पार्ट देखना है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, विच इज नोन एज फेरिंग्स। अभी फेरिंग्स क्या होता है आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो। लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसका ये एनाटॉमी वाला एक डायग्राम है। सो यहाँ पे ये है आपका नेजल कैविटी जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ये एग्जैक्ट हमारा जब नाक अगर हम अंदर से देखें किस तरह से बना है, सो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारी नेजल कैविटी। इसके बाद में ये आता है नेसोफेरिंग्स, यानी जिसमें नेजल कैविटी और फेरिंग्स दोनों भी एक साथ मिक्स हो रहे हैं, या फिर इन दोनों का जहाँ पे कॉम्बिनेशन है, दैट इज द नेसोफेरिंग्स जो आपको थोड़ा सा डार्क पिंक शेड में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में ओरोफेरिंग्स आता है जो कि कनेक्ट करता है हमारे ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को। दैट्स वाई अगर जब हमारे पास कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी नाक बंद है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सो ऐसे कंडीशन में हम माउथ के थ्रू भी सांस ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ओरोफेरिंग्स क्या करता है? नेजल कैविटी या फिर ये जो नेजल रूट है इसको और हमारे माउथ वाले कैविटी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। सो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें नेजल कैविटी, नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स ये तीनों भी आते हैं, इन तीनों को एक साथ फेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, और इसके नीचे हाइपोफेरिंग्स, ये फेरिंग्स के बिलो वाला जो पोर्शन है इसे हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है। हाइपोफेरिंग्स का क्या मीनिंग है? ओरल कैविटी के बाद जब तक ट्रकिया स्टार्ट नहीं होता, ट्रकिया और ओरल कैविटी के बीच वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है हाइपोफेरिंग्स। ओके, अभी ओरल कैविटी यानी सिंपल जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है इन द अंदर वाला, ये है हमारा ओरल कैविटी, और उसके नीचे का जो पोर्शन है जो कि कंट्रीब्यूट करता है थोड़ा सा हमारा ओरल कैविटी को, प्लस थोड़ा पार्ट आता है इसमें हाइपोफेरिंग्स का। इन दोनों की इस कॉम्बिनेशन को लैरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, सो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं हमें आप की बुक के अकॉर्डिंग हमें फेरिंग्स के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहले फेरिंग्स का डिवीजन होता है 3 अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, फेरिंग्स का डिवीजन हुआ है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। अभी इस फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहा गया है? सो एक है हमारा नेसोफेरिंग्स जो कि अपर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है नेसोफेरिंग्स। ठीक है, नेजल चेम्बर से सबसे ऊपर वाला है, ये लीड करता है ओरोफेरिंग्स को, यानी ओरोफेरिंग्स के ऊपर ये प्रेजेंट है। देखिए, नेसोफेरिंग्स उसके बाद ओरोफेरिंग्स। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है, नेसोफेरिंग्स के बाद में ओरोफेरिंग्स आता है। ठीक है, और ये जो हमारा ओरोफेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज होता है जिसमें से फूड और एयर दोनों भी एक साथ पास हो सकते हैं, या फिर दोनों को भी पास किया जा सकता है। इसके बाद में यही वाला जो रूट है ये कंटिन्यू होता है, और कंटिन्यू होने के बाद एक लैरिंगोफेरिंग्स बन जाता है, यानी कि जहाँ पे इन दोनों लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स दोनों भी एक साथ बन जाते हैं, या फिर दोनों एक साथ कंटिन्यू होते हैं। फिर जो नेसोफेरिंग्स होता है और ओरोफेरिंग्स होता है, इन दोनों के बीच में एक पैलेट बोन प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स के पास एक सेट होता है लिम्फोइड ऑर्गन का जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। टॉन्सिल नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर हम सिर्फ एनाटॉमिकली बात करें तो टॉन्सिल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा ईयर है, ईयर के एग्जैक्ट नीचे अगर हम जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, सो यहाँ पे जो पोर्शन होता है इधर वाला, यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो टॉन्सिल्स एक्चुअल में क्या होते हैं? ये एक लिम्फोइड ऑर्गन का सेट है, यानी कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 2 हमारे पास टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फेरिंग्स के साथ ही अटैच होते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स के साथ वाला पोर्शन होता है। ठीक है, पैलेट का मीनिंग होता है, अगर आप लोगों ने आपका मुंह खोल के आईने के सामने देखा, सो आपको यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा लटकता हुआ सा ऑर्गन दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट दिस पैलेट। अब इसके बाद में हमें आगे बढ़ना है और डिटेल में देखना है लैरिंग्स को, कि लैरिंग्स के बारे में हमें हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। आपके बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डायग्राम्स कंप्लीट नहीं दिए गए, बट कोई बात नहीं। अगर आपको एक्सप्लेन करना है या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, देन डायरेक्टली आप जो डायग्राम से आपने स्टडी किया है किसी भी गूगल के सोर्स से या फिर कहीं से भी, आप इस डायग्राम को पेपर में आपके ड्रॉ कर सकते हो और इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें देखना है लैरिंग्स। सो लैरिंग्स का आपको इस तरह से एक डायग्राम आपके बुक में दिखाया हुआ है, लैरिंग्स। ठीक है, सो लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है, यानी हम जब बात करते हैं सो इस बात करते हुए जो आवाज़ निकलती है ये एक्चुअल में लैरिंग्स में से आती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही एक पार्ट होता है जिसमें वोकल कॉर्ड
प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड, यानी ऐसा पार्ट जो कि साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है या फिर साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में आता है कि जो हमारा लैरिंग्स है ये एक्सटेंड होता है लैरिंजो फेरिंग्स से, और जो हमारा हायोइड बोन होता है ट्रकिया में वहाँ से। ये एक हॉलो पोर्शन है और प्लस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि किसी पाइप की तरह है, एक ट्यूब का आकार का है, और हॉलो यानी अंदर से पूरी तरह से एम्प्टी होता है। इसका जो वॉल बना हुआ होता है ये बना हुआ होता है फ्रॉम द कार्टिलेज प्लेट्स, और इसे होल्ड करने के लिए यहाँ पे मेम्ब्रेन्स एंड मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनली इसकी जो लाइनिंग होती है ये कुछ फोल्ड्स के साथ होती है या फिर कुछ इलास्टिक वोकल कॉर्ड के साथ होती है। इसके बाद में आता है फ्रॉम दिस द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पासेज ऑफ एयर, कि आवाज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है इस लैरिंग्स में। सो इस लैरिंग्स में अगर आवाज़ को प्रोड्यूस होना है सो इसके लिए क्या क्या चाहिए, सो वॉइस के प्रोडक्शन के लिए एयर का पासेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड द मॉड्यूलेशन क्रिएटेड बाय द टंग, यानी कि हमारा जो टंग है, टंग से कुछ मॉड्यूलेशन क्रिएट होते हैं, और जब एयर पास होती है ट्रकिया से वोकल कॉर्ड से, इस टाइम पे हम वहाँ से वॉइस को या फिर आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जो लैरिंग्स होता है ये लैरिंजियो फेरिंग्स वाले पोर्शन में ओपन होता है थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग, जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। दिस ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया और द विंड पाइप इज guarded by a leaf like flap which is known as epiglottis। ठीक है, तो जो ओपनिंग होती है ट्रकिया की या फिर जिसे हम वाइंड पाइप कहते हैं, इसके ओपनिंग को एक गार्ड रखा हुआ है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस, जो हमें हमारे माउथ की ओपनिंग में दिखाई देता है, एक सस्पेंडेड टाइप का, दैट इज एपिग्लॉटिस, और ये प्रिवेंट करता है कि फूड की एंट्री ट्रकिया में ना हो, इसके लिए ये ऑर्गन यहाँ पे काम करता है। सो लैरिंग्स के बारे में अगर हमें लिखना है, सबसे पहले आप डायग्राम देख लो। सो लैरिंग्स, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके बुक में लैरिंग्स का। सो लैरिंग्स, दिस इज द हायोइड बोन, ये बोन वाला पोर्शन है जो आपको कुछ येलो कलर के शेड में दिखाई देता है। देन एपिग्लॉटिस, यानी ये जो ऊपर में एक ब्लू कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअल में सस्पेंडेड होता है हमारे माउथ कैविटी में, ये है एपिग्लॉटिस। देन ये है हमारा थायरॉइड मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट यहाँ पे है लैरिंजियल प्रोमिसेंस, या फिर जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जनरली ये जो मेल होते हैं, मेल में एडम्स एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, यानी जब वो बात करते हैं तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि समथिंग इज देयर जो कि मूविंग होता है या फिर जो बाहर की तरफ निकला होता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज, और जो नीचे में दिखाई दे रहा है दिस इज द ट्रकियल कार्टिलेज। ठीक है, सो इसके बारे में अगेन थोड़ा सा हम फास्ट देख लेते हैं। इसी को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है एंड इट कंटेन्स, इसमें वोकल कॉर्ड होता है जो कि साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लैरिंग्स कहाँ से आए हैं? सो लैरिंग्स एक्सटेंशन होते हैं लैरिंजोफेरिंग्स का और हायोइड बोन का टू द ट्रकिया, जो कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अभी ये होता कैसा है, सबसे पहले ये हॉलो है, यानी इसके अंदर में कुछ भी भरा नहीं है, एम्प्टी पोर्शन है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी किसी पाइप की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी बात करते हैं इसकी दीवारें यानी इसकी वॉल्स। सो इसकी वॉल्स बनी है फ्रॉम द कार्टिलेज प्लेट। इन कार्टिलेज प्लेट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए। सो ये है हमारे मेम्ब्रेन और कुछ मसल्स। इसके बाद इंटरनली ये जो हमारा लैरिंग्स होता है, इट इज लाइन बाय द पेयर ऑफ फोल्ड्स। इंटरनली इसको लाइनिंग की गई है बाय द पेयर ऑफ फोल्ड्स ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड। कुछ इलास्टिक वोकल कॉर्ड है जिसे ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है, यानी कि जो नेचर में इलास्टिक होते हैं, अपना शेप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि वॉइस किस तरह से प्रोड्यूस होती है। सो वॉइस के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस पासेज ऑफ एयर होना पड़ता है बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड द मॉड्यूलेशन क्रिएटेड बाय द टंग, टीथ, लिप्स एंड नेजल कैविटी। यानी कि अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम बात करते हैं, अगर हमें ऐसी कंडीशन है जब हमारा नाक बंद है या फिर हमारे टंग में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारे लिप्स में कुछ प्रॉब्लम है, यानी ये सब जो पोर्शन है हमारे ओरल कैविटी के, ये सब एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। देन जो लैरिंग्स होता है ये ओपन होता है ये ओपन होता है लैरिंजोफेरिंग्स में। इसके पास एक स्लिट होती है जिस स्लिट को कहा जाता है ग्लॉटिस, और ये ग्लॉटिस क्या करती है?
ओपनिंग ऑफ ट्रकिया या फिर जो हमारा वाइन पाइप होता है यानी कि जो पाइप जो एयर को कैरी करता है एक्चुअल में इनके गार्डिंग का काम करता है। और एक लीफ लाइक फ्लैप यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, और ये प्रिवेंट करता है कि हम जो खाना खा रहे हैं अभी हमारा ओरल और नेजल कैविटी एक जगह पे दोनों मिल जाते हैं या फिर कंबाइन हो जाते हैं। सो अगर ऐसा हो रहा है जैसे हम खाना खाते टाइम अगर हम डिसओरिएंटेड है या फिर हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं या फिर काफ़ी कुछ हमारी मूवमेंट्स हो रही है, इस टाइम पे कभी कभी गलती से होता है कि खाना खाते खाते हमें बहुत ज़ोर से खांसी लग जाती है या फिर हम कफिंग करने लगते हैं। सो क्या होता है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा एपिग्लॉटिस में भी ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या फिर हम काफ़ी डिसओरिएंटेड होते हैं, दैट्स वाई अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। फिर फूड क्या होता है, जो फूड हमारे ओरल कैविटी से इसोफेगस में जाना चाहिए विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है, और इसके कारण फिर हमें थोड़ा सा कफिंग जैसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस नाम का जो ऑर्गन है ये हेल्प करता है। सो अभी बढ़ते हैं हम आगे। ट्रकिया, अभी हमें देखना है ट्रकिया या फिर इसी को कहा जाता है विंड पाइप, यानी हवा को बहाकर लेकर जाने वाला पाइप। अभी बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। सो सबसे पहले इसका लेंथ कितना होता है, सो 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ पे रन करता है, ये रन करता है फ्रॉम द नेक इन ये हमारे नेक से यानी कि हमारे गले में इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस यानी जो हमारा ओरल कैविटी वाला ओपनिंग है दैट इज इसोफेगस। सो इसोफेगस के पहले या फिर उसके फ्रंट में होता है ट्रकिया जिसे विंड पाइप कहा जाता है। ये एक्सटेंड करता है इनटू मिडल ऑफ थोरैसिक कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी तक वहाँ से मतलब यहाँ हमारे गले से निकल के थोरैसिक कैविटी तक रन करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए सी शेप के कुछ रिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सी शेप के यानी कि जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, सिर्फ सी शेप, ठीक है, एक साइड इसका ओपन ही रहने वाला है। सो इस ट्रकिया को या फिर जो हमारा विंड पाइप होता है इसके प्रोटेक्शन के लिए इसको कुछ सी कार्टिलेज से सराउंड किया जाता है जो कि नंबर में होते हैं 16 to 20 रिंग्स। अभी इट इज लाइन इंटरनली विथ सिलिएटेड, ठीक है। अभी ये जो हमारा ट्रकिया होता है इंटरनली कैसा होता है, सो इंटरनली इसकी एक लाइनिंग होती है जो कि सिलिएटेड होती है। सिलिएटेड यानी कि ऐसा सरफेस जिसपे कुछ सिलिया या फिर हेयर लाइक कुछ ग्रोथ प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज सिलिएटेड। सो हमारा जो ट्रकिया होता है ये भी एक सिलिएटेड ऑर्गन होता है, यानी कि इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है इस पर बहुत सारा सिलिया प्रेजेंट होता है। नाउ it is ciliated and it is pseudostratified epithelium। ये pseudostratified epithelium से बना होता है। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली करते हैं। अभी यहाँ पे ट्रकिया में हमारे म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, तो उसका फंक्शन होता है कि अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जो कि आगे चल के हमारे बॉडी को या फिर किसी भी ऑर्गन को हार्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस पार्टिकल को ट्रैप कर लेना या फिर इसको पकड़ के रखना, इसका काम ये म्यूकस करता है। दैट्स वाई ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है और ये हेल्प करता है कि लंग में कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना जाए। दैट्स वाई यहाँ पे कंटिन्यूसली म्यूकस का सिक्रेशन चलता है। अब इसके बाद में हमें देखना है अबाउट ब्रोंकाइस। सो ब्रोंकाई अभी जो हमारा ट्रकिया है, ट्रकिया यानी कि क्या था, हमारे लंग्स के, मान लीजिए कि ये हमारे 2 लंग्स हैं, ठीक है। अभी इस तरह से लंग्स का पाइप है, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा ट्रकिया, ठीक है, ट्रकिया। अभी ट्रकिया आगे चल के लेफ्ट एंड राइट 2 तरफ या फिर 2 साइड में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो 2 साइड में डिवाइड होता है ये होते हैं हमारे ब्रोंकाई। सो ट्रकिया इट डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और ये रीच करता है थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। सो ये है ट्रकिया और ये जो 2 वाले पोर्शन है ये राइट एंड लेफ्ट होते हैं ब्रोंकाइस, ठीक है, या फिर जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। अभी ब्रोंकाई को सपोर्ट करने के लिए भी अगेन एक सी शेप का कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है। अभी हमें याद रखना है सी शेप का ही क्यों इन्वॉल्व होता है, बिकॉज हमें इसको प्रोटेक्शन सिर्फ एक साइड से ही देना होता है, एक साइड में ऑलरेडी प्रोटेक्शन हमारे पास प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ सी शेप में यहाँ पे कुछ कार्टिलेजेस या फिर इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होता है जो कि इन पाइप्स का प्रोटेक्शन करता है।
उसके बाद में आता है कि जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई होता है ये डिवाइड किया गया है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में, और फिर ये आगे चल के एल्विलाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ये है ट्रकिया, और ये जो दोनों भी पोर्शन है ये है ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकाई हम यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सिंपल एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, बट एक्चुअल में जो ब्रोंकाई होता है ये लंग्स में जाकर काफ़ी बार डिवाइड होता है। इतना इसका डिवीजन होता है कि जब तब तक डिवाइड होगा जब तक कि ये हमारा एल्वियोलाई या फिर हमारे एयर बैग्स तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता है। ठीक है, और इसका डिवीजन होने के पीछे रीज़न ये है कि इसको क्या करना है, एक्चुअल में जो ऑक्सीजन हमने लिया है इसको हमारे एयर बैग्स तक पहुंचाना है। दैट्स कंटिन्यूसली आगे आगे डिवाइड होता है। अभी इसके बाद में हमें मेन पोर्शन की तरफ बढ़ना है जो कि हमारे लंग्स है। सो भी लंग्स क्या होते हैं, ठीक है। सो लंग्स हमारा मेन या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाला ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेटेड होता है या फिर काम करता है। सो इन केस ऑफ इट स्ट्रक्चर, और हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले लंग्स के नंबर कितने हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि पेयर में प्रेजेंट है। इसका नेचर स्पॉन्जी होता है, ये इलास्टिक होते हैं, ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। जो लंग्स होते हैं हमारे ये इनक्लोज है या फिर इसका प्रोटेक्शन हुआ है बाय अ लेयर। ठीक है, जैसे कि हर एक हमारा ऑर्गन होता है, हर एक ऑर्गन की एक लेयरिंग स्पेसिफिक दी गई है ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। उसी तरह से लंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो लंग्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक डबल प्लूरल मेम्ब्रेन दिया हुआ है। आउटर लेयर होता है पैराइटल, और जो इंटरनल लेयर होता है या फिर जो उसका इनर लेयर होता है इसे विसरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन दोनों प्लूरा या फिर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, या फिर इसी को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। इसका काम है ल्यूब्रिकेशन को प्रोवाइड करना, यानी कि ये एक दूसरे से स्टिक ना हो जाए, इन दोनों के बीच में ल्यूब्रिकेशन बना रहे, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है। इसे सिक्रीट करने का काम कौन करता है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ये मेम्ब्रेन ही इस फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। जो राइट लंग होता है हमेशा, द राइट लंग ये हमेशा लार्जर होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। ठीक है, और इसे डिवाइड किया जाता है आगे 3 अलग अलग लोब्स में। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा सा स्मॉल रहने वाला है एज कम्पेयर टू राइट वन, और इसे सिर्फ 2 ही लोब्स में डिवाइड किया गया है। हर एक जो लोब होता है, ईच लोब ऑफ द लंग, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यानी सबसे लास्ट वाला पोर्शन जहाँ पे हमें ऑक्सीजन या फिर गैस को पहुँचाना है, ये होते हैं ब्रोंकियोल की एंडिंग, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर नंबर की बात करें तो 10 से 12 एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं हर एक लोब में। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा फास्ट। सो लंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है पेयर में। इसका नेचर स्पॉन्जी है, यानी कि स्पॉन्ज की तरह होता है, प्लस इलास्टिक है ये नेचर में। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा रिब केज है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। नाउ अभी लंग में क्या होता है, या फिर लंग किसके अंदर होता है। लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर होता है ये हमारा डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि ये 2 लेयर्स होती है। इसमें जो आउटर लेयर है इसे पैराइटल कहा जाता है या फिर पैराइटल लेयर कहा जाता है, और जो इंटरनल लेयर है जो डायरेक्ट हमारे लंग्स के कांटेक्ट में रहने वाला है दैट इज द इनर विसरल लेयर। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। अभी यहाँ पे इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, तो प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे हेल्प करता है ताकि इन दोनों लेयर्स के बीच में ल्यूब्रिकेशन बना रहे और वो एक दूसरे को स्टिक ना हो जाए। अभी बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट लंग की। राइट लंग हमेशा थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है, ये होता है। अभी हमारे जो दोनों लंग्स हैं इन दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जो राइट वाला है हमारा लंग ये थोड़ा सा आकार में या फिर थोड़ा सा शेप में लार्ज होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन। एक्चुअल में ये डिफरेंस होता है हमारे लिवर के प्रेजेंस के कारण, इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो राइट वाला है थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको 3 लोब्स में डिवाइड किया है, यानी इसके 3 अलग अलग पोर्शन बना दिए गए। और जो लेफ्ट वाला है थोड़ा सा स्मॉल है इसलिए इसके 2 लोब्स बनाए गए। हर एक लोब में क्या होता है, एयर सैक्स या फिर जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कितने, 10 से 12 हर एक लोब में प्रेजेंट होते हैं। ये था डिस्क्रिप्शन अबाउट द लंग्स। अभी हम बढ़ते हैं हमारा वर्किंग यूनिट दैट इज एल्वियोलाई, जो कि प्रेजेंट है हमारे लंग्स में। एल्वियोलाई क्या होता है, जिस तरह से हम अंगूर के गुच्छे को देखते हैं, ठीक है, दैट इज द बंच ऑफ ग्रेप्स। उस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है एल्वियोलाई का। इसको
एल्विलाई के पास बहुत सारा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो कि पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं एंड वेन्स होते हैं। इसके पास जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं इस एल्विलाई की, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल से बनी होती है, सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम से। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है हमारे लंग्स का, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कम से कम 700 मिलियन एल्विलाई एक लंग में प्रोवाइड करके रखे हैं। और इसका मेन फंक्शन है, सबसे पहले ये सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है, और सेकंड आता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके लिए भी ये हेल्प करता है। सो एल्विलाई क्या होता है, सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सो ऊपरी तौर पे ये हमें बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह से दिखाई देता है। और हर एक जो एल्विलाई होता है ये सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी, या पल्मोनरी का मीनिंग होता है लंग्स, ठीक है। अगर कहीं पे पल्मोनरी वर्ड आ रहा है समझ लेना ये बात कर रहे हैं अबाउट द लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स का एक नेटवर्क यानी एक जाला अच्छा खासा हमारे पास इस एल्विलाई के आसपास प्रेजेंट होता है। अबाउट द नेचर, इसका जो वॉल होता है ये काफ़ी इलास्टिक या हाईली इलास्टिक वॉल होता है इसका। और ये सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से बना है। अबाउट नंबर्स, कम से कम 700 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं एक एक लंग्स में। एंड ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है एल्विलाई का, इसका मेन फंक्शन है सबसे पहले कि ये सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, एल्विलाई के बाद देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर। यस, सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एल्विलाई, ठीक है। किसी तरह से ग्रेप्स का बंच है, इस तरह से दिखाई देता है। ये जो आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है रेड एंड ब्लू कलर की, ये है पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज का नेटवर्क, इसी को एयर सैक भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज डायफ्राम। डायफ्राम यानी देखिए इस डायग्राम में लंग्स के नीचे वाला ये वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है डायफ्राम। सो डायफ्राम क्या है, ये एक मस्कुलर सेप्टम होता है यानी मसल से बना हुआ है। ये सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को। थोरेसिक यानी ये लंग्स वाला पोर्शन को सेपरेट करता है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये होता है एब्डोमिनल पोर्शन, यानी कि जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कनेक्शन है, दैट इज द एब्डोमिनल पोर्शन। सो ये जो डायफ्राम है ये एक एक्चुअल में सेप्टम है मसल से बना हुआ, जो कि सेपरेट करता है इस रेस्पिरेटरी पोर्शन को या फिर थोरेसिक कैविटी को। और नीचे जो प्रेजेंट है ये होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। सो एंड एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को ये क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट करने का काम करता है। इसका शेप एक डोम की तरह होता है, ठीक है, यानी इस तरह से होता है इसका शेप। और ये चेंज करता है अपना शेप जैसे जैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं अभी आगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की यानी कि हम सांस किस तरह से लेते हैं। सो रेस्पिरेशन सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सिंपली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। कहाँ से कहाँ, एटमॉस्फेयर से हमें गैसेस लेना है, लंग्स में देना है, और लंग्स में जो गैसेस रहने वाले इसको वापस हमें एटमॉस्फेयर में देना है, यानी ये एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और इसका मेन एम होता है कि हमें फॉर्मेशन करना है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करना है, एनर्जी का। एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से होते हैं बच्चों, एनर्जी मॉलिक्यूल मीन्स हमारे सिंपल एटीपी मॉलिक्यूल। इतना सब बड़ा प्रोसेस हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें सिंपली एटीपी प्रोसेस को बनाना होता है, दैट्स वाई, सॉरी एटीपी मॉलिक्यूल को बनाना होता है, दैट्स वाई हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है इसमें ब्रीथिंग आता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं रेगुलर वाला, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये इसके आगे के स्टेजेस है जो कि अभी हमें डिटेल में देखने हैं। सो ब्रीथिंग यानी कि सबसे हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन ब्रीथिंग। देखिए अभी ये है हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये है अभी इसमें हमें देखना है कि किस तरह से ब्रीथिंग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पिरेशन, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन दैट इज ब्रीथिंग इन। यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारा ट्रकिया वाला पोर्शन। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या फिर जो हमारा एयर है ये यहाँ से एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद जो हमारे रिब केज है ये अप एंड फॉरवर्ड मूव हो जाते हैं, बिकॉज लंग्स में क्या हो रहा है, हवा भरती है, ठीक है। जिस तरह से बलून में हवा भरने के बाद बलून बड़ा होता है, सेम
लंग्स में हवा भरी जा रही है, इसलिए लंग्स क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा होता है। दैट मीन्स कि अभी ये बड़ा हो रहा है, दैट्स वाई इसके ऊपर जो रिब केज लगा हुआ है ये क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ मूव होता है। ऊपर की तरफ क्यों मूव होता है, बिकॉज यहाँ पे जो ये डायफ्राम है डोम शेप वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये मूव डाउन करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये वाला प्रोसेस होता है। और इस कंडीशन में जो लंग्स है, प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज एंड एयर कम्स रशिंग इन। ठीक है, लंग्स में ऑलरेडी प्रेशर कम था, इसलिए एयर यहाँ पे अंदर आ सकती है, अदरवाइज ये अंदर नहीं आ सकती थी। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें वर्ड्स को लेके। ठीक है, सो इंस्पिरेशन क्लियर है। इंस्पिरेशन का क्या मीनिंग होता है कि जो बाहर की हवा है, इस बाहर की हवा को हमें अंदर लेना है। अंदर लेने के लिए क्या चाहिए, इसका इंटरनल जो प्रेशर है ये ऑलरेडी कम होना चाहिए, तभी बाहर से हवा अंदर आ सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेशर कम था, इसलिए बाहर की हवा हमारे लंग्स में अंदर आ सकती है या फिर अंदर आ गई। और फिर यहाँ पे अभी हवा का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो गया, जिसके कारण जो रिब केज था ये थोड़ा सा अप भी गया है और थोड़ा सा फॉरवर्ड भी आया है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो स्टेप है हमारा ये है एक्सपिरेशन, यानी ब्रीथिंग आउट, यानी हवा को बाहर की तरफ लेकर जाना। इसमें क्या होता है, अभी इसमें सेम वही वाला सिस्टम है, एयर को बस हमें बाहर की तरफ देना है। अभी यहाँ पे क्या होता है, रिब केज मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, इसका एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ पर रिब केज थोड़ा सा ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसका अपोजिट में यहाँ पे रिब केज हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ और थोड़ा सा इनवर्ड यानी थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ता है। और जो डायफ्राम होता है यहाँ पे ये रिलैक्स हो जाता है और ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता है, इसके अपोजिट यहाँ पे था। ठीक है, सो ये है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। आई होप कि समझ में आएगा, काफ़ी इजी वाला प्रोसेस है, हम रोज़ करते हैं, हर सेकेंड में कंटिन्यूसली ये वाला प्रोसेस हम करते हैं, इसको क्या ही पढ़े हैं अभी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एंड अबाउट द प्रोसेस और अबाउट दिस इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सबसे पहले कैसा प्रोसेस है बच्चों, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस है यानी कि ये इसको हम एक्चुअल में देख सकते हैं या फिर हमें दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें गैस का एक्सचेंज करना है। कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज करेंगे हम, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड बिटवीन द लंग्स। एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसके दो अलग अलग स्टेप है, एक है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपिरेशन। दोनों भी स्टेप में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, थोरैसिक केज है, रिब्स है, देन स्टर्नम है। स्टर्नम यानी जो बीच वाली लाइन होती है ना हमारी, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, कुछ इंटरकोस्टल मसल्स है, देन मसल्स ऑफ डायफ्राम, ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और अभी हमें डिटेल में है कि इंस्पिरेशन कैसा होता है। डायग्राम में तो हमने देख ही लिया है इंस्पिरेशन कैसा होता है, थोड़ा सा वर्ड वाइज जाते हैं जो कि हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो इंस्पिरेशन का मीनिंग सबसे पहला होता है कि हमें इनटू द एयर यानी इनटू द लंग्स एयर को लेके आना है। लंग्स के अंदर हम एयर को लेके आते हैं। सबसे पहले एक फिजिकल प्रोसेस के लिए कभी भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि कहीं पे पानी की टंकी रखी है, काफ़ी ये मतलब सरकारी एग्जाम्पल होगा ग्रेडियंट को समझाने का कि पानी की टंकी हम ऊपर इसलिए रखते हैं ताकि प्रेशर बना रहे या फिर डिफरेंस इन द प्रेशर बना रहे। ठीक है, ऊपर से फिर पानी नीचे की तरफ आता है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है। सेम यही वाला कंसेप्ट है। इंस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, जो लंग्स है हमारे, लंग्स का जो प्रेशर ये कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो बाहर की एयर ये हमारे लंग्स में आ सके। दैट्स वाई इसे कहा गया है कि प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे होना चाहिए। सो अभी आगे चलते हैं। ये जो प्रोसेस है हमारा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम यानी जो एक डोम शेप वाला निचला हिस्सा होता है, इसे डायफ्राम कहा जाता है। इंस्पिरेशन में हम हवा अंदर ले रहे हैं और यहाँ पे इस एक्टिव प्रोसेस में जो डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ जाता है या फिर फ्लैट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो डायफ्राम है इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए कि लंग्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो जब ये वाला पोर्शन हमारा इंक्रीज होगा या फिर इसमें हम हवा भर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो डोम शेप था ये डोम शेप फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये डोम शेप हो गया हमारा फ्लैट। सो डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो जाता है और इसके बाद में क्या होता है डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। फिर जो एक्सटर्नल मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि स्टर्नम को हमारे
अपवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों भी तरफ मूव करते हैं। इसके कारण जो थोरेसिक वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। ये इक्वलाइज करता है जो हमारा लो प्रेशर था लंग्स में इनसाइड फ्रॉम द, या फिर इंस्पिरेशन तब तक होता है जब तक बाहर का प्रेशर, ठीक है, एयर का प्रेशर और हमारे लंग्स का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन यानी सिंपल क्या है, सांस को अंदर ले रहे हैं इसलिए जैसे कि बलून में हवा भरने के बाद वो फूल जाता है, सेम लंग्स भी हमारे फूल जाते हैं। फिर फूलने के कारण उसके नीचे जो डायफ्राम था, डायफ्राम फ्लैट हो गया बिकॉज इसके ऊपर का जो वॉल्यूम था ये इंक्रीज हो गया, और जो लंग्स हमारे ये थोड़ा सा अपवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों भी तरफ मूव हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये रिब केज को भी मूव कर देता है। यही डिस्क्रिप्शन आपको इंस्पिरेशन में लिखना है। इसके बाद अभी इसके आगे वाला प्रोसेस जिसे एक्सपिरेशन कहा जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सो एक्सपिरेशन यानी क्या होता है, एक्सपिरेशन का मीनिंग होता है कि हमें यहाँ पे जो हमारा थोरैक्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले प्रोसेस में हमने थोरैक्स को साइज में इंक्रीज किया था, अभी यहाँ पे इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण जो एयर इसमें फील हुई थी अभी ये एक्सेल होती है, यानी कि एग्जिट हो जाती है, बाहर चली जाती है, एयर बाहर चली गई। अभी क्या होने वाला है, जो डायफ्राम ऐसा स्ट्रेट लाइन में या फिर जिसका शेप स्ट्रेट हो गया था, जिसपे काफ़ी प्रेशर आ गया था, अभी ये रिलैक्स हो जाता है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाता है और वापस से अपना जो डोम शेप था इसको ये रीगेन कर लेता है। जो मसल्स थे ये मसल्स भी सब रिलैक्स हो गए, जो रिब केज था ये भी रिलैक्स हो जाता है। जो रिब केज पहले वाले प्रोसेस में थोड़ा सा फॉरवर्ड और अपवर्ड गया था, अभी ये थोड़ा सा नीचे आएगा और थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाएगा, सेम इसका अपोजिट हो जाता है। थोरैसिक वॉल्यूम भी जो था हमारा या फिर थोरैसिक प्रेशर ये सब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और लंग में जो बहुत सारी एयर जमा हो गई थी अभी ये बाहर चले जाएगी एंड दिस इज द एक्सपिरेशन। जिस तरह से हमने इंस्पिरेशन देखा था इसके एग्जैक्ट अपोजिट हमारा एक्सपिरेशन है। ये दोनों भी जो है मिल करके एक ब्रीथ बनाते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि ब्रीथ का अगर हमें काउंट करना है, सो ब्रीथ का काउंट होता है एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन, इन दोनों को मिला के एक ब्रीथ या फिर एक सांस बनती है। अभी आगे बढ़ो बच्चों, और अभी हमें आगे देखना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर एक्सटर्नल क्या होता है और इंटरनल क्या होता है। सो इस वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और स्टडी करते रहिए।